अच्छा बेटा, डायरेक्ट मटेरियल है हमारे पास 12,000 लीटर्स, दैट इज 5.748 मिलियन। कन्वर्जन कॉस्ट है प्रोसेस 1 की भी है और प्रोसेस 2 की भी है। यहीं से हमें पता लग रहा है कि प्रोसेस 2 में मटेरियल कॉस्ट इनकर्ड नहीं हो रही, और वो बता भी दिए गया है ये रोमन 3 पॉइंट में, मटेरियल्स आर इंट्रोड्यूस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस 1 एंड पीसी यूजेस वेटेड एवरेज मेथड फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन। हम वेटेड एवरेज मेथड को लेके चलेंगे। अच्छा जी, फिर क्या है जी, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट्स आर ट्रीटेड एज रिडक्शन इन जॉइंट कॉस्ट। Joint costs are allocated on the basis of net realizable value of their joint products. तो नेट रिलाइजेबल वैल्यू जो है हमारी जॉइंट प्रोडक्ट्स की एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, उस मेथड को हमने फॉलो करना है। अगर हम याद करें तो बाय प्रोडक्ट के हमारे पास 3 मेथड थे। वन इज यूनिट बेसिस, सेकंड इज वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, एंड थर्ड इज एनआरबी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ठीक है बेटा। अच्छा जी, normal production losses in both processes are estimated at 10% of the input and are incurred at beginning of the process. Losses of each liter in process 1 results in a solid waste of 0.8 kg, which is sold for rupees 100 per kg. Loss of process 2 has no sale value. ये तकरीबन उसी तरह का ही क्वेश्चन है जिस तरह के हमने अभी 2019 के देखे थे। एनी हाउ, हम इस पर प्रोसीड करते हैं, फिर हमें पता लगेगा कि क्या कैसे कैलकुलेशन हो रही है। लॉस ऑफ प्रोसेस 2 हैज़ नो सेल वैल्यू। लॉस ऑफ, अगर प्रोसेस 2 में जो लॉस हो रहा है उसकी कोई सेल वैल्यू नहीं है। और उन्होंने ये बताया कि दोनों प्रोसेस में जो हमारा लॉस है दैट इज 10% ऑफ द इनपुट, और वो कहाँ पे हो जाता है, एट बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस। और जब प्रोसेस 1 का लॉस होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, केजी में, 0.8 kg में। अभी ये क्वेश्चन जो सारा है हमारा, इसके यूनिट्स एंड लीटर्स जो कि कन्वर्ट हो जाएगा इनटू 0.8 kg में, और फिर वो सोल्ड हो जाएगा 100 पर केजी। तो बेटा जॉइंट प्रोडक्ट की जो कॉस्टिंग होती है उसमें क्या होता है कि नॉर्मल लॉस की जो प्रोसीड्स होंगी, स्क्रैप वैल्यू, उसको भी हम जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट से लेस करते हैं, और इसके अलावा हम जो बाय प्रोडक्ट है उसका जो जो बनेगा सेल रेवेन्यू, उसको भी जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट से लेस करते हैं। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। प्रोडक्शन एंड सेल्स, डिस्क्रिप्शन, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 एंड रिमार्क्स। प्रोडक्ट्स कौन सी है, जॉइंट प्रोडक्ट्स है J101, जॉइंट प्रोडक्ट्स है J202, और बाय प्रोडक्ट है BP01। फिर एक प्रोडक्ट आ रही है J+, इनकी क्या पर्टिकुलर्स हैं, दैट इज J101 जो है सोल्ड कर दी जाती है 1200 पर लीटर आफ्टर इंक्रीजिंग पैकिंग कॉस्ट ऑफ ₹120 पर लीटर। 1200 की सेल हो जाएगी और 120 की कॉस्ट है, तो इसकी एनआरबी क्या हो जाएगी बेटा, दैट इज 1080। 1200 में से हम 120 निकाल देंगे तो 1080 एनआरबी आ जाएगी J101 की। लाइकवाइज ट्रांसफर टू प्रोसेस 2, J202 जो है ये क्या होती है, ट्रांसफर हो जाती है प्रोसेस 2 को फॉर कन्वर्जन इनटू अ न्यू प्रोडक्ट J+। ये जो J+ की बात आ रही थी, तो इससे हमें पता लग रहा है कि J101 तो एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेल कर दी जाती है, जबकि J202 स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेल नहीं की जाएगी, बल्कि उसको फर्दर प्रोसेसिंग की जाएगी इन प्रोसेस 2, और इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा इनटू किसमें बेटा, J+ में। ओके, and byproduct sold at the split of point for ₹500 per liter। बाय प्रोडक्ट को हम फर्दर प्रोसेस नहीं करते, यूजली कर भी सकते हैं समटाइम, लेकिन और हम इसको स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेल कर रहे हैं 500 पर लीटर। और जो J+ है वो सोल्ड हो जाएगी 1400 पर लीटर पे। ओके, तो बेटा अगर हम इसकी पहले डाटा फ्लो समझ लें,
ये प्रोसेस 1 है, ये प्रोसेस 2 है, स्प्लिट ऑफ पॉइंट है। इनपुट हम कितने कर रहे हैं इसमें क्वेश्चन में? 12,000 लीटर्स। ठीक है बेटा, और इसकी अपनी कॉस्टिंग यहाँ जो है उसको लिख देंगे। और हमारे पास जो आउटपुट आता है दैट इज J101 और J202 और BP01 ये हमारा आउटपुट है इन प्रोसेस 1। ओके, फिर क्या होगा बेटा, ये J202 जो है इसके ऊपर हम कन्वर्जन कॉस्ट लगाएंगे। देखते हैं कितनी कन्वर्जन कॉस्ट है, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ये कन्वर्ट हो जाएगी इनटू J प्लस में। ठीक है बेटा, ये डायग्राम हमें पहले समझनी है कि फ्लो क्या चल रहा है। दैट इज J प्लस। जो जो अभी हमने बातें की हैं उसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ। 12,000 लीटर्स हमने इनपुट किया, इससे बनेगी JP1 J101 J202 एंड BP01। ये हमारे पास बनेगी, और फिर इसके बाद ये फर्दर प्रोसेस होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगी इनटू J प्लस। अभी हमने सिर्फ ये पॉइंट समझा है। और ये जो J101 है ये भी स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेल हो जाएगी। BP101 जो है ये भी स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेल हो जाएगी। ठीक है बेटा। अच्छा जी, नॉर्मल लॉस में बताया गया है इस क्वेश्चन में, आई थिंक 10% है जी। 10% ऑफ द इनपुट, नॉर्मल लॉस इज 10% ऑफ द इनपुट। अच्छा जी, अब कितना नॉर्मल लॉस हो जाएगा? दैट इज 12,000 का 10%। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1200 लीटर्स। ठीक है बेटा। अच्छा, ये लीटर्स था, ये कन्वर्ट कितने में हो रहा है? केजी में। और कितने कन्वर्ट हो रहा था? 0.8। तो हमने 1200 लीटर्स को कन्वर्ट कर दिया है इनटू केजीस, 960 बन गए। और ये सेल कितने का हो रहा था बेटा? 100 का, 100 पर केजी का। तो हम 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू आ गई 96,000। ठीक है बेटा, यहाँ तो सिंपल होगा ना, यहाँ तक कोई इशू? बेटा ये हमने ये लिख दिया कि जैसे ये वर्किंग हुई हुई है उसकी हमने ये वैसे वैल्यू लिख दी कि कैसे ये डिटरमिन हो रही है, ताकि आपको याद रहे कि कैसे ये वैल्यू आ रही है। ठीक है बेटा, तो ये नॉर्मल लॉस की जो स्क्रैप वैल्यू होती है ना, ये जो कॉस्टें होंगी ना उनमें से लेस होगी। अब प्रोसेस वन की कॉस्टें लिख लेते हैं। दैट इज 5748 और कन्वर्जन है 2610। ओके, ठीक है, ये हो गई। इसको यहीं से लेंगे। जी, अब हमें क्या निकालनी है? इसकी एनआरबी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब हमें बताया गया है कि आउटपुट कितना है? 5000, 4500 एंड 1000। दैट इज आउटपुट है 5000, 4500 एंड 1000।
तो बेटा ये बन रहा है 10,500। अगर हम 1200 निकाल दें तो बाकी कितना बचता है? 1200 अगर हम ये कर दें तो इसका सम लें, अगर ये बचा बेटा 11,700, 11,700, जबकि हमने इनपुट कितना किया है? 12,000। इसमें कौन सा लॉस आ गया? इसमें एबनॉर्मल लॉस भी आ गया। वो कितने यूनिट्स आ जाएगा? दैट इज 300, क्योंकि हमें 12,000 यूनिट्स का इनपुट था। तो अब हमें यहाँ पता लग रहा है कि एबनॉर्मल लॉस भी है। कौन सा लॉस है बच्चों? एबनॉर्मल लॉस। ओके, तो हमें उसकी भी वैल्यू डिटरमिन करनी पड़ेगी। एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू भी डिटरमिन करनी पड़ेगी, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस की वजह से हमारी यूनिट कॉस्ट की इफेक्ट होनी चाहिए। ओके, ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है बेटा कि एबनॉर्मल लॉस की वजह से हमारी यूनिट कॉस्ट इफेक्ट नहीं होती। ओके, तो हमें क्या करना चाहिए कि हम एक आउटपुट के लिए एक वैल्यू और भी डिटरमिन कर लें, एक स्लॉट और भी डाल दें। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको, इसका ये आंसर है। जी बेटा, हम क्या करते हैं कि जो नॉर्मल लॉस की वेस्ट आती है उसको हम किस में से लेस किया करते थे? स्क्रैप को मटेरियल कॉस्ट से। किससे लेस किया करते थे? मटेरियल कॉस्ट से। ओके, तो अगर हम मटेरियल कॉस्ट देखें इसकी, तो इसकी मटेरियल कॉस्ट जो है वो है 5748। ओके, हम इसको यहाँ से थोड़ा सा पिक करके यहाँ लाते हैं। 5748। अच्छा जी, नॉर्मल लॉस की जो स्क्रैप वैल्यू है उसको भी इसके साथ रिलेट कर देते हैं। वो आ गई हमारे पास, ये आई हुई है 96,000। ठीक है, और अब हमने क्या करना है कि जो बाय प्रोडक्ट का रेवेन्यू आ रहा है उसको भी यहाँ से लेस करना है। बाय प्रोडक्ट का जो रेवेन्यू आ रहा है, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल्स ऑफ बाय प्रोडक्ट। ठीक है बेटा। अच्छा जी, जब हम ये लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी मटेरियल कॉस्ट, जो कि हम एलोकेट करेंगे। ठीक है, ये मटेरियल कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी। अच्छा, अब बाय प्रोडक्ट का कितना रेवेन्यू आएगा बेटा? बाय प्रोडक्ट कितने की सेल हो रही थी? बाय प्रोडक्ट है 1000 लीटर्स हमारे पास आ रहा है, और सेल हो रहा है 500 का एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ओके, तो हमारे पास 1000 इंटू 500, ये आ जाएगा बाय प्रोडक्ट का रेवेन्यू। तो अगर हम मटेरियल कॉस्ट में से लेस कर देंगे स्क्रैप वैल्यू और बाय प्रोडक्ट का रेवेन्यू, तो हमारे पास मटेरियल कॉस्ट रहेगी 5152,000। ठीक है बेटा, यहाँ पे भी हम देख लेते हैं इसको। देखें 5152,000, ये हमारे पास रहेगी मटेरियल कॉस्ट। ओके, अच्छा जी, अब हमने ये देखा कि 5000 तो हमारे बन गए J101 और J202। अब हमने जो कॉस्ट एलोकेट करनी होती है वो इन दो प्लॉट्स के ऊपर करनी है। मेन जो ज्वाइंट प्लॉट्स होती है हमारी, बाय प्रोडक्ट को हमने कोई कॉस्ट एलोकेट नहीं करनी होती। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को यहाँ से पिक करें, तो हमारे पास ये दो हमारे प्लॉट्स आ गए। और बेटा एबनॉर्मल लॉस भी हुआ है ना, इसलिए एबनॉर्मल लॉस को भी हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। दैट इज ऑफ कितने यूनिट्स का हुआ है?
300 यूनिट्स का। तो अगर हम देखें तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन जो हमारी बनती है ना मेन प्रोडक्ट्स की, वो बनती है 9800। कितनी बनती है? 9800। ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हमारी बनेगी विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल, विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल, क्योंकि मटेरियल का इंकर्ड होता था एट द बिगिनिंग। मटेरियल इंकर्ड हो रहा है कब? मटेरियल आर इंट्रोड्यूस्ड एट बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस 1 एंड पीसी यूजेस वेटेड एवरेज मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। आपके पास 5000 का आउटपुट ये आया, 4500 का आउटपुट इसका आया, और अब नॉर्मल लॉस आ रहा है 300। तो आप हम जब हमने यूनिट कॉस्ट निकालनी है मटेरियल की, तो हम क्या करेंगे? दिस डिवाइड बाय दिस। तो ये हमारे पास आ जाएगी मटेरियल की यूनिट कॉस्ट, दैट इज 525.71, 525.71। ठीक है, इससे हमारे पास यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। और हमने हमारे पास नॉर्मल लॉस से अगर हमें वैल्यू निकालनी हो, हमारे वो कितने यूनिट्स हैं बेटा? 300। हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 300 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगी एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू, दैट इज 157,714। 157,714, दैट इज द कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, अब ये लॉस भी बेटा कब हो जाता है? इन द बिगिनिंग। ये लॉस भी हो जाता है इन द बिगिनिंग। ओके, अच्छा जी, तो अब हमारे पास ये आ गई है एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू। क्लियर? अच्छा जी, इसके अलावा जो हमारे पास दी गई है दैट इज कन्वर्जन कॉस्ट। वो है हमें 2610 से, आई थिंक इसे रेट कर लेते हैं 2610। तो अगर हम मटेरियल की कॉस्ट और इसको कन्वर्जन कॉस्ट को ऐड करें तो ये बन जाती है 7762,000। ठीक है बेटा, 7762,000। और इसमें से हम एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू को निकाल देते हैं, क्योंकि वो एबनॉर्मल लॉस है, उसको हमने सेपरेट ट्रीट करना है। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 7604,286। 7604,286। यहाँ तक जो कैलकुलेशन हुई है बच्चों, इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो रही है तो बताएं। ये जो हमने इस एरिया की कैलकुलेशन की है, इसको मैं यहाँ तक हाईलाइट कर देता हूँ, दिस वन। ठीक है बेटा, हमने क्या किया है कि 10% हमारा नॉर्मल लॉस था, हमने उसकी क्वांटिटी निकाल ली। किस तरह 300 हमारा नॉर्मल लॉस आ रहा है, उसकी क्वांटिटी निकाली, तो लॉस हमारा हो जाता है एट द बिगिनिंग। ठीक है, इसका मतलब होता है कि हमने उसके ऊपर कन्वर्जन कॉस्ट इंकर्ड नहीं की है। ओके, तो जो लॉस हुआ है उसने सिर्फ वैल्यू कैरी की है किसकी? मटेरियल की। तो मटेरियल की जो अमाउंट हमारे पास आएगी दैट इज 5748। नॉर्मल लॉस स्क्रैप वैल्यू आ गई, बाय प्रोडक्ट का रेवेन्यू आ गया। ठीक है, और ये हमारे पास मटेरियल कॉस्ट आ गई टू बी अकाउंटेड फॉर। इसके बाद हमने जब इसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड किया, यानी कि ये समझ लें आप ईपीयू है, ईपीयू से डिवाइड किया, तो हमारे पास आ गई यूनिट कॉस्ट। दिस इज कैसे आई? ये बेटा इस तरह आई है 5152,000 डिवाइड बाय ईपीयू, जो कि हमारे पास कितना है 9800। उससे डिवाइड करके हमारे पास ये आ गई। और जब हमने एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू निकालनी है दैट इज ऑफ 300 यूनिट्स, तो हमने यूनिट कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दिया है विद 300 जो एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स थे। इस तरह करके हमने क्या किया कि हमने
ये मटेरियल कॉस्ट थी, इसमें से एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू भी निकाल दी। अब ये जो वैल्यू आई है 4994286, ये आई है गुड यूनिट्स की मटेरियल कॉस्ट। दिस इज गुड यूनिट्स मटेरियल कॉस्ट, क्योंकि अब हमने अपने गुड यूनिट्स की ही कॉस्टिंग करनी है ना, कॉस्ट ऑफ सेल्स जिस तरह उसने हमें कहा कि आप हमें बताएं, तो हमें गुड यूनिट्स ही सेल होंगे ना हमारे। ओके, ये वैल्यू आ गई, इसी के ऊपर हमारी लगेगी कन्वर्जन कॉस्ट, और फिर इन दोनों को सम किया तो हमारे पास आ गई है टोटल कॉस्ट। तो ये हमारा पोर्शन अभी कंप्लीट हुआ है प्रोसेस वन का। प्रोसेस वन का ये देखें, जॉइंट कॉस्ट है प्रोसेस वन की 5748, नॉर्मल लॉस स्क्रैप वैल्यू निकल गया, बाय प्रोडक्ट का रेवेन्यू निकल गया, और ये वैल्यू रह गई। इसको हमने डिवाइड कर देना है, तो 800 से मल्टीप्लाई कर 300 से, तो ये कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस आ गई। कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर ऐड की तो कॉस्ट एलोकेशन बिटवीन जॉइंट प्रोडक्ट्स J1 एंड J101 एंड J202। ओके, अच्छा बच्चों, तो अब हमारे पास यहाँ तक काम कंप्लीट हुआ। फिर हमने क्या निकालना होता है, NRV। अब जो हमारे पास J101 है, ठीक है, J101, इसकी कॉस्ट क्या बन जाएगी, ये हमने देखनी है। अच्छा जी, इसकी सेल प्राइस जो हमें दी गई है ना क्वेश्चन में, वो दी गई है 1200। इसको लिखेंगे यहाँ 1200, और इसकी जो पैकिंग कॉस्ट थी दैट इज 120। तो इसकी NRV आ रही है 1080। 1080। ओके, अच्छा बेटा, अब जो इस ये है J202, ये इनफैक्ट किस में कन्वर्ट हो रही थी, J+ में, और जाके ये सेल होता 1400 का, तो यहाँ आ जाएगा 1400। अच्छा, अब इसके ऊपर जो बेटा फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है ना, वो कहाँ लगती थी, वो लगती थी प्रोसेस 2 में। तो हमें प्रोसेस 2 की पहले कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, ठीक है। ये प्रोसेस 2 की कॉस्ट निकालते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं। अच्छा बेटा, प्रोसेस 2 में सिर्फ कॉस्ट ही कौन सी इंक्लूड होती थी, सिर्फ कन्वर्जन। ओके, और उसकी वैल्यू दी गई है 1542000। 1542000 ये कन्वर्जन की कॉस्ट थी। अच्छा, अब बेटा हमें ये बताया गया था क्वेश्चन में कि कोई लॉस नहीं होता, कहाँ पे, लॉस ऑफ प्रोसेस 2 हैज नो सेल वैल्यू। प्रोसेस 2 के जितने यूनिट्स लॉस होंगे उनकी कोई सेल वैल्यू नहीं है। अच्छा, प्रोसेस 2 में यूनिट्स आते कितने हैं, दैट इज 4500, और 4500 जब आएंगे इसमें से भी 10% क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो अगर इसके यूनिट्स को देखें कि इनपुट हुआ है फ्रॉम प्रोसेस 1 दैट इज 4500, ओके, और इसमें से भी क्या हो जाएगा 10% नॉर्मल लॉस। दिस 4500 हो गया नॉर्मल। तो बेटा बाकी क्या रह गया, 4050, ये गुड आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। और कोई इसमें बताया तो नहीं गया कि क्या हुआ। हमने सेल कितने की है, 3400, ओके, यानी कि इसका जो आउटपुट आया है दैट इज 3400, और क्लोजिंग में भी इनके पास मौजूद है 650। तो 4050 क्या होना चाहिए था, गुड आउटपुट, और हमारे पास अभी हमने सोल्ड कर दिए हैं 3400, और क्लोजिंग में है 670 650, ठीक है बेटा। तो अगर हम इनका सम लें तो ये बनता है 4050, ओके। तो इसका मतलब है कि देयर इज नो एबनॉर्मल लॉस। ये बात क्लियर होगी बेटा, कि हमारे पास अगर प्रोसेस 2 को देखें तो इनपुट हुआ था 4500, नॉर्मल लॉस हो जाता है 10% ऑफ द इनपुट,
तो गुड आउटपुट हमारे पास बचेगा 4050 और हमने सोल्ड कर दिए 3400 और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में है 650। तो इन दोनों को सम करेंगे तो वो बन जाता है 4050। ये देखो बेटा यहाँ से आ गया। अच्छा, अब प्रोसेस 2 में मटेरियल कॉस्ट तो कोई लगती नहीं थी, तो कौन सी कॉस्ट लगती थी? सिर्फ कन्वर्जन, और वो लगी हुई है 70%। तो हम यहाँ पे इसका ईपीयू भी बना सकते हैं। ठीक है बेटा, ईपीयू जब हम इसका बनाएंगे, यहाँ बना लेते हैं। तो आउटपुट कितना है जो सोल्ड हुए हैं वो उनके ऊपर तो 100% लगा होगा, दैट इज 3400, और जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में है वो है 70%, दैट इज 650 का 70%। तो ये 455 हो गया। अब अगर हम इसका सम ले लें तो दैट इज 3855। तो बेटा ये ईपीयू आ गए हैं किसके? प्रोसेस 2 के। और अगर हम इसकी यहाँ पे यूनिट कॉस्ट निकालना चाहें, ये टोटल कॉस्ट की, तो यूनिट कॉस्ट अगर निकालेंगे तो कैसे आएगी बेटा? दिस कॉस्ट डिवाइड बाय ईपीयू, दैट इज 400। तो आपके पास प्रोसेस 2 की जो कॉस्ट आ रही है ना, यूनिट कॉस्ट, दैट इज 400। तो हम यहाँ प्रोसेस 2 की कॉस्ट जाके लिख देंगे 400। तो बेटा ये हमने काम किया है प्रोसेस 2 का। इस एरिया में भी कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा तो मुझे बताएं प्लीज। ये जो भी हमने एरिया हाईलाइट किया प्रोसेस 2 का, ये कंपैरेटिवली इजी है कि ये हमारी कॉस्ट थी, ये इनपुट हुआ, इतना नॉर्मल लॉस हो जाएगा, तो बाकी गुड आउटपुट होना चाहिए, और गुड आउटपुट सोल्ड इतने हो गए, क्लोजिंग इतने पे है, तो हमें पता है कि हमारे को यूनिट्स भी लॉस्ट नहीं हुए। ये पूरे के पूरे 4050 ही हैं, और जो कि हमारे पास इनपुट के तौर पे आए। और फिर जब हमने इसका ईपीयू निकाला, क्योंकि 70% अभी तक वो हुए थे, और इसके साथ हम यूनिट कॉस्ट निकाल ली, तो अब हमारे पास बेटा एनआरवी आ गई है ऑफ बोथ दीज प्लॉट्स। ठीक है, दैट इज J1 101 एंड J202 की दोनों की हमारे पास एनआरवी आ गई। ठीक है, स्टेप किया। ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब जब हमारे पास एनआरवी आ चुकी है, तो हम क्या करते हैं? टोटल एनआरवी निकालते हैं। फिर दिस नंबर ऑफ यूनिट्स इसके हैं आउटपुट 5000 मल्टीप्लाई बाय दिस एनआरवी 5400, और इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा ये 4500। ओके, तो ये टोटल जो एनआरवी बनेगी इसकी, दैट इज 9.9 मिलियन। ओके, 9.9 मिलियन। अच्छा जी, अब आपकी जॉइंट कॉस्ट कितनी है बेटा जो हमने एलोकेट करनी होगी? और वो एलोकेट करनी होगी हमने प्रोसेस 1 की। ठीक है, क्योंकि प्रोसेस 1 में ही जॉइंट कॉस्ट आई थी। अच्छा, अब जॉइंट कॉस्ट हमने जब एलोकेट करनी है तो जॉइंट कॉस्ट हमारी है, ये हमने कैलकुलेट की हुई है, दैट इज 7604286। ये ले लेंगे हम, इसको डिवाइड कर देंगे किससे? जो टोटल हमारी एनआरबी बनेगी ना, दिस वन, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, जो हमारे पास एनआरबी आएगी ये वाली। तो इस तरीके से हमने J101 की वैल्यू निकाल ली है जॉइंट कॉस्ट की। यहाँ पे दोबारा बताता हूँ कि ये हमारी है जॉइंट कॉस्ट, डिवाइड करेंगे हम टोटल ऑफ एनआरबी से, और मल्टीप्लाई करेंगे एनआरबी ऑफ J202 से। ठीक है बेटा, तो जब ये किया, अब हम इसका सम देखते हैं अगर, तो वो हमारी टोटल कॉस्ट के इक्वलेंट आएगा जी, 7604286 जो आ रही थी उसके इक्वलेंट आएगा। तो इनफैक्ट हमने क्या किया है, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ।
ये वाला अगर हम सेक्शन देखें, दिस वन, अच्छा बेटा सिर्फ चलो J102202 ही देखते हैं। ये जो हमारी प्लॉट्स हैं, इसका आउटपुट था 5000, इसका 4500, ये इसकी सेल प्राइस दी गई है। ये फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, इसकी तो सिर्फ थी पैकिंग कॉस्ट, और इसकी फर्दर प्रोसेसिंग कहाँ हो रही थी, प्रोसेस 2 में। तो प्रोसेस 2 में ये नीचे हमने कैलकुलेशन करके, ये भी हमने कैलकुलेशन करके निकाल ली है कि इसकी यूनिट कॉस्ट क्या है। प्रोसेस 2 की यूनिट कॉस्ट 400। तो ये हमारे पास एनआरवी आ गई। एनआरवी का हमने टोटल एनआरवी क्या किया, आउटपुट को एनआरवी पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसी तरह ये टोटल एनआरवी आ गई, और ये हमारी कॉस्ट थी। इसको हमने इन दोनों पोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। ओके बेटा, तो ये हमारे पास जॉइंट कॉस्ट 41, 47, 792, 34, 56, 494, यही अभी हमने यहाँ पे निकाल ली। इतने स्टेप्स की समझ आ गई है? ठीक है बेटा, तो हमने ये कैलकुलेशन भी कर ली वर्किंग 1 की, वर्किंग 2 की भी कर ली, वर्किंग 3 भी हमने कर चुके हैं। ठीक है, और ये जो नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस की क्वांटिटी थी, ये तो हमने वैसे ही निकाल ली है कि हमारा नॉर्मल लॉस कितना था और एबनॉर्मल लॉस कितना था, एंड सो ऑन। प्रोसेस 1 में था नॉर्मल लॉस 1200 और एबनॉर्मल लॉस था 300। तो ये हमारी जितनी भी इसमें वर्किंग्स थी वो कंप्लीट हो चुकी है। ओके, अच्छा जी, अब क्या होगा कि कॉस्ट ऑफ सेल्स हमने मालूम करनी थी ना, तो वर्किंग 1 हमने कर ली, तो ये एलोकेटेड जॉइंट कॉस्ट आ गई है प्रोसेस 1 की। ओके, फिर हमने सोल्ड कितने यूनिट्स कर दिए, प्रोसेस 2 में आके 3400 यूनिट्स। ठीक है, और उनकी अब हमने निकालनी है कॉस्ट। वो कैसे निकलेगी बेटा, ये देखो, ये 3, 4, 5, 6 जो कॉस्ट है ना, ये कितने यूनिट्स की है, जो जॉइंट कॉस्ट हमने एलोकेट की है J202 को, ये जो कॉस्ट है बेटा, दिस इज कॉस्ट ऑफ 4500 यूनिट्स। ओके, अब हमने निकालनी है कॉस्ट ऑफ सेल्स। यहाँ पे लिखा कॉस्ट ऑफ सेल्स, और हमारी बेटा दो प्रोडक्ट सेल हो रही है, एक ये सेल हो रही है, ठीक है, और दूसरी जो प्रोडक्ट सेल हो रही है हमारी, वो हो रही है J+, J+, ठीक है। ये कहाँ पे सेल हो जाती है, प्रोसेस 1 में के एंड पे जो आएगा, और J++ सेल होती है आफ्टर प्रोसेस 2। ओके, अच्छा बेटा, अब ये जो कॉस्ट आई है, दैट इज 3, 4, 5, 6, 494, ये 4500 यूनिट्स की कॉस्ट है। ठीक है, लेकिन जब प्रोसेस 2 में आएंगे तो इसमें से 450 क्या हो जाएंगे बेटा, लॉस हो जाएंगे, 450 लॉस हो जाएंगे। तो इनफैक्ट ये कॉस्ट कितने यूनिट्स की रह जाएगी, दिस कॉस्ट डिवाइड बाय 4050, ये इनफैक्ट इसकी पर यूनिट कॉस्ट ये बन जाएगी इन प्रोसेस 2। ठीक है, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, देखें, ये तो कॉस्ट आई है, जॉइंट कॉस्ट एलोकेट हुई है प्रोसेस 1 में, फिर ये प्रोडक्ट क्या कहाँ जाती थी, अभी हम इसके डायग्राम देख लेते हैं। ये जो थी ना J202, ये कन्वर्ट होती थी इनटू J+, और J+ में कब कन्वर्ट होती थी, प्रोसेस 2 में जाके। अब प्रोसेस 1 से जो हैं ये निकले हैं 4500, जो कि प्रोसेस इसमें जाके कितने बन जाते हैं, 4050। ठीक है बेटा, ये बात समझ आई, यहाँ पे थे ये 4500, यहाँ जाके हो जाते हैं 4050। अब यहाँ पे इसकी कॉस्ट हो गई है 853.46, और हमने J+ को सेल कितना किया है, 3400, हमने J+ को सेल किया है 3400, और बाकी कहाँ पे है,
क्लोजिंग स्टॉक में है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में। तो अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है 2901,748, 2901,748। ठीक है, ये आपके पास फिगर आ रही। तो ये जो यूनिट कॉस्ट आई ना बेटा, ये हमने कैसे निकाली है? इन यूनिट्स को अब हमने डिवाइड कर दिया है जो हमारा गुड आउटपुट आया है प्रोसेस 2 का, यानी कि आप समझ लो कि रिवाइज यूनिट कॉस्ट आई है इन प्रोसेस 2, क्योंकि नॉर्मल लॉस की वजह से हमारी जो कॉस्ट है ना ये अपडेट हो गई है। क्या हो गई बेटा? क्योंकि नॉर्मल लॉस हो गया था ना, इसलिए ये अब बढ़ जाएगी। और हमारे पास सोल्ड कितने हुए? 3400 यूनिट्स। तो उसकी कॉस्ट आ गई है, दैट इज 2901,748, 2901,748। ओके, अच्छा बेटा ये तो कॉस्ट आ गई जो कि प्रोसेस 1 से आई थी। फिर इसकी अपनी भी तो कॉस्ट इनकट हुई है ना, प्रोसेस 2 की अपनी कॉस्ट। ठीक है, और वो कितने यूनिट्स के ऊपर इनकट हुई है? इन 3400 के ऊपर ही इनकट हुई है। ठीक है, और एक यूनिट की कॉस्ट कितनी थी? 400। दिस वन मल्टीप्लाई बाय दिस वन यूनिट कॉस्ट। तो ये प्रोसेस 2 की अपनी कॉस्ट आ गई, ये प्रोसेस 1 की हो गई। ठीक है, ये जो जे प्लस है इसका काम कर रहे हैं, जे प्लस का, जे प्लस की कॉस्ट निकाल रहे हैं। एक आ गई ये 2901,748 और ये आ गई 1360। ठीक है बेटा, अच्छा जी, ये हो गई जे प्लस की। और जे 101 की कितनी होगी? वो तो यही होगी 4147,792। ठीक है, हमने सेल कितने कर दिए थे? उसके सारे सेल कर दिए मेरे ख्याल से, देख लेते हैं जी। 4147,792 ही है, इसकी ये दो कॉस्ट आ गई। अच्छा बेटा, अब J101 जो है ना, उसके ऊपर सिर्फ ये कॉस्ट नहीं लगती, बल्कि कौन सी कॉस्ट एक लगती थी? दैट इज पैकिंग कॉस्ट, दैट इज पैकिंग कॉस्ट। तो प्रोसेस 1 की जो कॉस्ट आएगी वो ये भी आएगी, पैकिंग कॉस्ट। ठीक है, दैट इज 5,000 यूनिट्स इनटू 120, 600,000 इसकी ये कॉस्ट भी होगी। तो दिस वन और दिस वन, ठीक है, ये दोनों बन जाएंगी J101 की। दिस इज कॉस्ट ऑफ J101। ओके, और ये हमारे पास कॉस्ट आ गई है J प्लस की, जो प्रोसेस 2 में कंप्लीट हुई थी जाके, दैट इज दिस वन एंड दिस वन। इसको यहाँ सम कर लेते हैं, 4261,748। ये बन गई है बेटा J प्लस की कॉस्ट। तो यही हमसे कॉस्ट ऑफ सेल्स उसने डिजायर की थी, 4747782 एंड 4261,748, 4261,748। ठीक है बेटा, अब हम इसका एक रिव्यू ले लेते हैं कि ये कैसे हमारा फ्लो चलता रहा। हमने बात स्टार्ट की थी यहाँ से। ठीक है, इसका ये क्वेश्चन निकाल देते हैं क्योंकि ये यहाँ पे इफेक्ट करेगा वर्किंग को, इसको बदल लेते हैं। जी बेटा, ये हमारी पहली वाली डायग्राम है। इसमें से हम सारे ये टेबल्स को हटा देते हैं कि हम जरा आसानी रहे। 12,000 लीटर्स हम इनपुट करते हैं प्रोसेस 1 में, मटेरियल कॉस्ट और कन्वर्जन कॉस्ट इनकट करते हैं। और यहाँ पे बात ध्यान में रहे कि मटेरियल कॉस्ट और कन्वर्जन कॉस्ट के साथ हमने पहले जो चीज़ें लर्निंग की थी उससे थोड़ा सा हट के काम किया। क्यों? क्योंकि यहाँ के
अंदर नॉर्मल लॉस भी है और एबनॉर्मल लॉस भी है, और लॉस हुआ भी कब है? इन द बिगिनिंग। लॉस हो रहा है इन द बिगिनिंग। तो फिर हमारा ट्रीटमेंट थोड़ा सा चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि हमने ये जो ट्रीटमेंट है ना, ये सिर्फ किसके साथ करना है? मटेरियल कॉस्ट के साथ। ये सारा काम हमने करना है मटेरियल कॉस्ट के साथ, ठीक है? क्योंकि लॉस कब हो जाता है? इन द बिगिनिंग, और बाद में हम उसके अंदर ऐड कर देंगे कन्वर्जन कॉस्ट। अच्छा, एनी हाउ 12,000 लीटर हम इनपुट करते हैं और नॉर्मल लॉस यहाँ पे हो जाता है 10%, ठीक है? बाकी अब नॉर्मल लॉस आ जाएगा 1 फिर इसके नतीजे में प्रोसेस 1 के बाद हमारे पास आती है J101 और J202। फिर J202 को हम फर्दर प्रोसेस करते हैं इन प्रोसेस 2 में, और वो बन जाती है J+। अच्छा बेटा, और वो भी क्या होता है कि इसका फिर नॉर्मल लॉस आता है प्रोसेस 2 में, दैट इज 10%, और वो भी 4500 अगर इनके पास इन आए थे तो आउटपुट कितना होना चाहिए? 4050, ओके? और इनके पास एक बाय प्रोडक्ट आ रही है BP01 भी। अच्छा जी, हमने फिर देख लिया कि हमारा जो है लॉस दैट इज 1200 लीटर्स का हो गया, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया इनटू केजी, वो बन गया 960 केजी, और नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू आ गई है 96,000, ओके? 96,000। अब जब हमने यूनिट कॉस्ट निकालनी होती है, इन प्रोसेस 1 हमने लिखी मटेरियल की वैल्यू। सिंस नॉर्मल लॉस अगर आता है स्क्रैप का तो हम उसको मटेरियल में से लेस करते थे, ठीक है बेटा? तो हमने इसको मटेरियल में से लेस कर दिया। बाय प्रोडक्ट का भी जो रेवेन्यू आएगा उसको भी हम मटेरियल कॉस्ट में से लेस कर देंगे, ठीक है? और हमारे पास बाय प्रोडक्ट का रेवेन्यू आ रहा है कितना? 500,000। वो कहाँ से आया था? कि हमारे पास BP1 के कितने यूनिट्स आ रहे थे? 1000, और वो सेल हो रहे हैं कितने का? 500 का। ये क्वेश्चन में दिया गया है हमें कि ये जो 1000 BP1 है ये सेल हो रही है स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे 500 लीटर्स, ओके? तो ये हमारे पास वो वैल्यू आई। ये हमने जब इन दोनों को लेस किया तो हमारे पास आ गई है नेट मटेरियल कॉस्ट। एंड रिमेंबर, ये कौन सी कॉस्ट है बेटा? प्रोसेस 1 की। ये प्रोसेस 1 के साथ ही हम चल रहे हैं। इसके बाद हमने इसकी निकालनी यूनिट कॉस्ट, और यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्वांटिटी स्केड्यूल हमारे पास होना चाहिए, और वो हमें यहाँ से पता लग रहा है कि हमारी आउटपुट तो आ रही है 10,500। 5,000 ये था, 4,500 ये थी, और 1,000 ये थी, 10,500। नॉर्मल लॉस है 1,200 यूनिट्स का, तो रिमेनिंग कितने हो जाएंगे? 300 एबनॉर्मल। इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पे यूनिट कॉस्ट निकालना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे? 5152 डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट। एक्सपेक्टेड आउटपुट अगर आप हमारा देखें तो बनता है 9,800, क्योंकि हमने जॉइंट कॉस्ट एलोकेट करनी है। हम इसमें बाय प्रोडक्ट के यूनिट्स को शामिल नहीं करेंगे। हमने किसको उसको शामिल किया? मेन प्रोडक्ट्स के यूनिट्स को, 5,000, 4,500 और एबनॉर्मल लॉस 300। ये बात बेटा ध्यान में रहे कि जब हमने बाय प्रोडक्ट जॉइंट कॉस्ट के पोर्शन में ईपीयू निकालना है, ठीक है? तो हम उसमें बाय प्रोडक्ट के यूनिट्स को शामिल नहीं करते, क्योंकि हमने तो कॉस्ट ही जॉइंट प्रोडक्ट्स के ऊपर निकालनी है, ठीक है? जॉइंट प्रोडक्ट्स की कॉस्ट निकालनी है, हमने तो बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी नहीं है। तो ये ईपीयू का जो पॉइंट है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन में, या इस तरह के क्वेश्चन में जब आएगा तो ये बात ध्यान में रख लें कि ईपीयू निकालते वक्त हम बाय प्रोडक्ट्स को इग्नोर करते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैं पॉइंट लिख देता हूँ।
ठीक है बेटा, ये लाइन समझ आ गई है? अगर इस लाइन पे किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताएं। ये पॉइंट आपने जरूर ध्यान में रखना, वरना आपको ये हिंट क्लिक करता रहेगा भाई ये 1000 क्यों नहीं ले रहे। हमने इसको तो कॉस्ट देनी ही नहीं है। हमारी जितनी भी कॉस्ट लगेगी ना, जैसे आपके सामने अभी ये सिर्फ ये समझने के 7604 जो आई है, इसी को एलोकेट करना है अमंग जॉइंट प्रोडक्ट्स। तो इसलिए हम ईपीयू में इसको काउंट ही नहीं करते, क्योंकि इसको तो हमने कॉस्ट कोई देनी ही नहीं है, और इससे जितना भी रेवेन्यू आया है वो हमने कॉस्ट में से लेस कर दिया है। ये बाय प्रोडक्ट का रेवेन्यू हमने लेस कर चुके हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरह हमारे पास आई है यूनिट कॉस्ट, और एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू आ गई है 300 यूनिट से मल्टीप्लाई करके दिस वन। तो अब हमने क्या किया है, अपनी कॉस्टों में से एबनॉर्मल लॉस को निकाल दिया है, ताकि हमारे पास जो वैल्यू रह जाए वो कॉस्ट कौन सी रह जाए, ऑफ गुड यूनिट, दैट इज टोटल कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट्स। ये हमारे पास जो टोटल कॉस्ट रह गई है दैट इज ऑफ गुड यूनिट्स 7604286। ये हमारे पास आ गई जॉइंट कॉस्ट टोटल। इसको हमने एलोकेट करना है बेस्ड ऑन एनआरवी। अब एनआरवी हमने कैसे बनाई हुई थी बेटा, वो हमने बनाई हुई थी सेल प्राइस और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लेस करनी। ये तो प्रोसेस 1 में था, इसकी सिर्फ पैकिंग कॉस्ट थी, जबकि ये प्रोसेस 2 में थी, तो हमने प्रोसेस 2 की यूनिट कॉस्ट निकालनी थी। और प्रोसेस 2 की कैसे यूनिट कॉस्ट निकाली, वो सिंप्लीफाई थी, उसमें सिर्फ जस्ट नॉर्मल लॉस था। अब नॉर्मल लॉस कोई नहीं था, तो हमने कन्वर्जन कॉस्ट लिखी, इनपुट देखा 4500 हुआ है, नॉर्मल लॉस हुआ गया 450, तो गुड आउटपुट आ जाएगा 4050, उसमें से सोल्ड कर दिए 3400, क्लोजिंग वर्क कॉस्ट बन गए 650 दिए हुए क्वेश्चन में, तो इसमें हमारा नॉर्मल लॉस कोई नहीं। अब ये जो यूनिट से क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस ये 70% कंप्लीट थे, तो इसके तहत हमने इसके निकाल लिए ईपीयू, और जब हमने टोटल जो कन्वर्जन कॉस्ट थी इसको डिवाइड कर दिया ईपीयू से, तो हमारे पास आ गई है यूनिट कॉस्ट। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये किस तरह आई है। ये आई है 1542 डिवाइड बाय 3855। ठीक है, ये इस तरीके से आई। ये हमारी कॉस्ट थी। ठीक है बेटा, और इसको हमने ये इक्विवेलेंट यूनिट जो बने उससे डिवाइड किया, तो ये हमारे पास आ गई यूनिट कॉस्ट, दैट इज 400। तो ये हमारी यहाँ पे आ गई। सेल प्राइस में से हमने इसको लेस किया, तो ये बन गया एनआरवी, दैट इज 1000, और 1000 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है 4500 से, तो 4.5 मिलियन। 1080 को मल्टीप्लाई कर दिया 5000 से, तो 5.4 मिलियन। इन दोनों का सम लिया है, तो दैट इज 9900। ये हमारी टोटल कॉस्ट थी ऑफ गुड्स यूनिट्स। हमने इसको स्प्लिट कर दिया ऑन एनआरवी, यूनिट की बेसिस पे नहीं किया बल्कि उनकी एनआरवी की बेसिस पे किया, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ चुकी। अब हमने निकालनी थी कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसको तो हम स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेल कर देते, तो इसकी ये कॉस्ट आ गई। फर्दर इसके ऊपर हमें लगानी पड़ती थी पैकिंग कॉस्ट, तो हमने वो पैकिंग कॉस्ट भी इसके ऊपर लगा दी, दैट इज 5000 यूनिट्स के ऊपर एट द रेट ऑफ 120। तो ये हमारे पास बन गया 474729279। ठीक है बेटा, फिर आगे जे प्लस, इसकी ये बनता है प्रोसेस 2 में जाके। तो हमारे पास ये जो कॉस्ट आई थी ना, ये आई थी प्रोसेस 1 की। ये कॉस्ट थी पहले 4500 यूनिट्स की, अब ये कितने की हो चुकी है 4050 यूनिट्स की। तो हमने यहाँ पे निकाल ली है इसकी रिवाइज यूनिट कॉस्ट इन प्रोसेस 2। इसमें से हमने सेल किए 3400, तो ये 3400 की यूनिट की कॉस्ट आ गई प्रोसेस 1 की, और इस प्रोसेस 2 में हमने इसको जो कॉस्ट इनकट की है दैट इज एट द रेट ऑफ 400, दैट एट द रेट ऑफ 400। तो हमने इसकी यहाँ पे मैं वर्किंग बना देता हूँ 3400, और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया है जो हमारे पास यूनिट कॉस्ट थी प्रोसेस 2 की। ओके, जो कितनी थी 400, ब्रैकेट में लिख देते हैं, दैट इज 400। हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू निकाली। फिर जब हमने इन दोनों को सम कर दिया दिस वन एंड दिस वन, तो ये हमारे पास आ गई है
4261,748 यही हमसे कॉस्ट ऑफ सेल्स इसमें क्वेश्चन में डिजायर्ड थी। ठीक है बेटा, तो अभी कोई पॉइंट इसमें समझ नहीं आ रहा तो प्लीज बताएं। इसलिए हम पास पेपर्स कर रहे हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन अब उनकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आ रही हैं और हमें आसानी हो रही है। जी बेटा बताएं, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो। अभी हम अभी आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन आपको अभी हम सीख रहे हैं कि क्वेश्चन में कैसे कैलकुलेशंस करनी है, इसलिए आप घबराएं नहीं, हम इस प्रोसेस को समझ रहे हैं। जी बेटा, क्लियर है यहां तक? ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं स्प्रिंग 17 के क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसमें हमसे क्या डिजायर्ड है वो देख लेते हैं। इसमें वर्क इन प्रोसेस अकाउंट हमने बनाना है। ठीक है, और उसका क्या डेटा है ये भी आप देख लें। रावी लिमिटेड इज एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स। It receives orders from steel manufacturers and follow job order costing. The following information pertains to an order received on December 1st, 2016 for 6,000 units of a product. 6,000 units के हमें ऑर्डर मिला है। प्रोडक्शन डिटेल्स फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2016। 2016 में क्या हुआ? प्रोड्यूस एंड ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स 3200 है। डिलीवर टू द बायर्स फ्रॉम द फिनिश गुड्स 3000। यूनिट्स रिजेक्टेड ड्यूरिंग इंस्पेक्शन 120। Closing work in process 100% material and 80% conversion 680. Actual expenses for the month of December 2016 1.14. Direct labor 948. Effective rate 800. अब ये डायरेक्ट लेबर जो इनकट हुई है दैट इज ऑफ 6320 आवर्स की हुई है। एडिशन इन्फॉर्मेशन, इफेक्टिव रेट आर अप्लाइड एट 120 पर आवर। तो अगर हमने हमने अप्लाइड एफर्ट्स लेने होते हैं तो हम इन आवर्स के हवाले से निकालेंगे। ठीक है बेटा, इन इफेक्टिव रेट को निकालेंगे क्योंकि ये तो एक्चुअल है, हमने अप्लाइड के हिसाब से निकालना है क्योंकि वर्किंग प्रोसेस में अप्लाइड एफर्ट जाते हैं। अंडर ओवर अप्लाइड इफेक्टिव रेट आर चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो जो भी आएंगे हम उनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज करेंगे अंडर अप्लाइड जो आएगा। तो हमने अप्लाइड करते वक्त वर्किंग प्रोसेस में जब एंट्री करते हैं तो हम अप्लाइड एफर्ट्स की एंट्री करते हैं और उसके लिए हम यूज करेंगे अप्लाइड एफर्ट्स के लिए डायरेक्ट लेबर आवर्स, क्योंकि यहाँ बता दिए गए 120 पर आवर है। यूनिट्स कंप्लीटेड आर इंस्पेक्टेड एंड ट्रांसफर्ड टू फिनिश गुड्स। नॉर्मल रिजेक्शन इज एस्टिमेटेड एट 10% ऑफ द यूनिट ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स। तो बेटा आपके ख्याल में नॉर्मल लॉस कितना होगा? ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स हुए 3200, इसका 10% हमारा नॉर्मल लॉस होता है, तो 320 यूनिट्स जो है हमारे नॉर्मल लॉस है। ओके बेटा, 320 यूनिट्स हमारे नॉर्मल लॉस होंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे एरिया हाईलाइट करता हूँ ताकि आपको पता लगे हम किस किस पॉइंट के मतलब डिस्कशन कर रहे हैं। दिस पॉइंट, और हमें बेटा ये बताया गया है कि दिस पॉइंट यूनिट्स कंप्लीटेड आर इंस्पेक्टेड एंड ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स। जो यूनिट्स कंप्लीट होते हैं उनको हम क्या करते हैं? इंस्पेक्ट करते हैं और ट्रांसफर करते हैं फिनिश गुड्स में। नॉर्मल रिजेक्शन इज एस्टिमेटेड एट 10% ऑफ द यूनिट्स ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स। तो फिनिश गुड्स को ट्रांसफर हुए हैं 3200 यूनिट्स, इसका 10% जो है वो नॉर्मल रिजेक्शन है। तो 3200 का 10% लिया दैट इज 320। ये बात ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है बेटा।
अच्छा जी, फिर देखें क्या हुआ, यूनिट्स रिजेक्टेड ड्यूरिंग इंस्पेक्शन कितने हुए, 120, नॉर्मल लॉस था 320, और एक्चुअली क्या हुआ कि 120 लॉस हुए। तो बेटा ये एबनॉर्मल लॉस का केस होगा या एबनॉर्मल गेन का? हमने पहले नॉर्मल लॉस के यूनिट्स डिटरमिन कर लिए हैं, दैट इज 320, 3200 का 10%, और एक्चुअली जो यूनिट्स रिजेक्टेड हुए हैं दैट इज 120। तो बेटा ये केस होगा एबनॉर्मल गेन का, कि हमारे पास 200 यूनिट्स जो है ना वो एबनॉर्मल गेन हो जाएंगे। बेटा इस केस में ये 200 यूनिट्स करना जो है वो है एबनॉर्मल गेन, क्योंकि अगर हम इसका ये केस बना लें, जो हम पहले ज़्यादा केसेस करते रहे हैं कि फिनिश गुड्स है 3200, नॉर्मल लॉस हो 320, और अगर हमारे एक्चुअल जो लॉस होता था वो हो गया 420, तो इस केस में हमारे पास आता था एबनॉर्मल लॉस, दैट इज ऑफ 100 यूनिट्स। एबनॉर्मल लॉस तो आप समझते हैं ना, जब एक्चुअल लॉस नॉर्मल लॉस से ज़्यादा हो तो वो होता है एबनॉर्मल लॉस। और बेटा हमने एबनॉर्मल गेन के क्या पढ़ा था, जब एक्चुअल लॉस नॉर्मल लॉस से कम हो। ठीक है, एबनॉर्मल गेन की क्या डेफिनेशन थी अगर आप याद करें या टेक्स्ट में से देख लीजिएगा। एबनॉर्मल गेन आता है कब, व्हेन एक्चुअल लॉस इज लेस देन नॉर्मल लॉस, ये एबनॉर्मल गेन की डेफिनेशन थी। ठीक है, और इसी तरह एबनॉर्मल लॉस की क्या डेफिनेशन थी, व्हेन एक्चुअल लॉस इज ग्रेटर देन नॉर्मल लॉस। तो बेटा ये पॉइंट सारा इस क्वेश्चन में है, और इस क्वेश्चन में कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं। ठीक है, इसका हम आपको क्वांटिटी स्केड्यूल दिखाता हूँ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 है इनफैक्ट। ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स हो गए 3200 यूनिट्स, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस हैं 680 यूनिट्स, ये दिए गए बेटा 680 यूनिट्स जो है क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में। ठीक है, नॉर्मल लॉस कितना हो गया 320, तो इनफैक्ट हमें यूनिट्स कितने होने चाहिए थे 4200। ओके, और एबनॉर्मल गेन हमारे पास आ गया है 200 यूनिट्स का। अब तो आपको याद होगा एबनॉर्मल लॉस को हम ईपीयू में ऐड करते हैं, जबकि एबनॉर्मल गेन को क्या करते हैं, लेस करते हैं। एबनॉर्मल गेन को लेस करते हैं, तो हमारी नॉर्मल प्रोडक्शन इस तरीके से निकल आएगी 4000। क्या निकल आएगी बेटा 4000, कि हमारी जो नॉर्मल प्रोडक्शन हमने स्टार्ट की होती है दैट इज ऑफ 4000 यूनिट्स। ट्रांसफर्ड हो गए फिनिश गुड्स को 3200, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में 680, नॉर्मल लॉस होता था 320, तो ये हमारे पास यूनिट्स बन रहे हैं 4200 आ रहे हैं, जबकि लॉस कितना हुआ है 120 का, तो हमें इनफैक्ट एबनॉर्मल गेन हो गया है 200 का। तो जो नॉर्मल प्रोडक्शन हमारी बनेगी दैट इज ऑफ 4000, दैट इज ऑफ 4000, और इसी की वैल्यू हमें यहाँ क्वेश्चन में दी गई है। ये मटेरियल कॉस्ट 1140000, तो इन्होंने यहाँ पे ये जब इसका वर्किंग प्रोसेस बनाया तो 4000 यूनिट्स लिखे, और मटेरियल कॉस्ट वही लिख दी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वो लिख दी, अप्लाइड एफओ देखें 6320 इंटू 120 किया, ये वो आ गया।
और इसी की मदद से हमने बनाए हैं ईपीयू। ईपीयू में आपको पता है नॉर्मल गेन को हम लेस करते हैं, तो फिनिश गुड्स को ये गए, क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस में ये हैं, और नॉर्मल गेन को हमने लेस किया तो ये हमारे बन गए 3680 इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ मटेरियल, एंड दिस इज फॉर कन्वर्जन। तो बेटा हमने, ये थी वर्किंग 1, और वर्किंग 2 में अगर आप देखें तो हमने कॉस्ट पर यूनिट निकाली, मटेरियल कॉस्ट को इसमें से लेस कर दिया नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू को। 320 यूनिट्स हमारे नॉर्मल लॉस होते थे और उसको हम सेल कर रहे हैं 150 का। 150 का नॉर्मल लॉस, जो रिजेक्टेड यूनिट्स हैं वो 150 के सेल होने चाहिए। तो नॉर्मल लॉस हमारा आता था 320, आया कितना है वो तो फिर अब नॉर्मल गेन में चला गया ना, तो 150 से मल्टीप्लाई किया तो मटेरियल में से लेस कर दिया, ये लेबर और एफओसी कॉस्ट आ गई, इसको हमने जब ईपीयू से डिवाइड किया तो ये 778.23 हमारे पास आ गई है यूनिट कॉस्ट। इसको 3200 से हमने मल्टीप्लाई किया तो इसकी वैल्यू बन गई, नॉर्मल लॉस की वैल्यू 320 इंटू 150 ये आ गई। अब नॉर्मल गेन भी 200 यूनिट्स को यूनिट कॉस्ट के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, 778.23 ये वैल्यू बन गई। तो ये आपकी साइड कंप्लीट हो गई, और जब इस साइड पे आप आएंगे तो 680 आपके पास क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस थे, उसके अंदर मटेरियल था 100% और कन्वर्जन कॉस्ट थी 80%। तो ये मटेरियल को सब मल्टीप्लाई कर दिया, इसके 80% कर लिया, तो आप इसकी कैलकुलेशन करना तो आपको समझ आ जाएगी। ना समझ आए तो आप मुझसे बेशक व्हाट्सएप पे पूछें, या कल की क्लास में पहले हम इसको कंप्लीट करके फिर और चल लेंगे। अगर हमने और भी क्वेश्चंस करने हुए मैं देख लूंगा कि अगर कोई नए किस्म के क्वेश्चंस हैं तो वो आपको करा दूंगा, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चले जाएंगे। ये ऑटम 2016 में भी इसके क्वेश्चन आए हुए हैं बेटा, 2015 में भी आए हुए हैं। तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन इस प्रोसेस कॉस्टिंग में से आते हैं। अभी तक हमने जितने चैप्टर्स ऊपर से पढ़े हैं, यानी कि बाकी चैप्टर्स के क्वेश्चन कभी कभार आते थे, इसके मोस्ट फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं। ठीक है बेटा, तो आज इस क्वेश्चन को आप देख लेना, इसी कैलकुलेशन को, तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।